अफगानिस्तान में जुमेरात को काबुल एयरपोर्ट के करीब 2 खुदकुश धमाकों में कम से कम 72 अफराद हलाक हो गए। 150 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। महलविकीन में अमरीकी फौज के 13 जवान भी शामिल हैं। ये खुदकुश धमाके हुजूम के बीच जाकर किए गए। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरूनी मुमालिक के बाशिंदों समेत ऐसे अफगान शहरियों का हुजूम है जो कि अफगान छोड़ना चाहते हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमले का इम्कान जाहिर करते हुए अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरियों के लिए वार्निंग कल ही जारी कर दी थी। उसके मुतालिक भी हमने आपको बताया था। और वहीं दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इमारत इस्लामिया काबुल एयरपोर्ट पर शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत करती है। धमाके एक ऐसे इलाके में हुए जहां सिक्योरिटी अमेरिकी अफवाज के हाथ में है। उन्होंने कहा कि इमारत इस्लामिया अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद हलकों को सख्ती से रोका जाएगा। तरियस्ना दहशतगर्द तंजीम ISIS ने टेलीग्राम अकाउंट पर काबुल एयरपोर्ट पर दोहरे हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। IS ब्रांच, जो कि इस्लामिक स्टेट खरासान सूबे के नाम से मशहूर है, उसने खुदकुश धमाकों की जिम्मेदारी ली है। एक बयान जारी किया और कहा कि उन्होंने अमरीकी फौजियों और उनके अफगान इत्तेहादियों को निशाना बनाया। टेलीग्राम पर जारी की गई तस्वीर में हमलावर का बयान भी शामिल है। तस्वीर में दिखाया गया है कि मुबैना हमलावर धमाका खेज बेल्ट के साथ काले IS झंडे के सामने खड़ा है, जिसके चेहरे पर काला कपड़ा है और सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं। और दिफाई और खारजी उमूर के माहिर कमर आगा के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। कमर आगा के मुताबिक जो काम तालिबान खुद नहीं कर सकता वो ISIS से करवाता है। कमर आगा के मुताबिक ISIS के ताल्लुकात हक्कानी नेटवर्क से हैं और हक्कानी नेटवर्क के ताल्लुकात तालिबान से हैं। ऐसे में इन हमलों में तालिबान के रोल से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिकन काफ़ी देर से कह रहे थे कि इस तरह का अटैक होने की संभावना है। उन्होंने अलर्ट कर दिया था, उसके बाद भी हुआ। जबकि एयरपोर्ट के चारों तरफ जो है सिक्योरिटी वो तालिबान की है, हर आदमी को वो सर्च करके उस तरफ जाने देते हैं। उसके बाद ये लोग कैसे अंदर गए? कहा जा रहा है कि ISIS का हाथ है, ISIS खुरासान जो है उसका हाथ बता रहे हैं। लेकिन ISIS जो है अफ़गानिस्तान में इसके बड़े घनिष्ठ संबंध जो हैं वो हक्कानी नेटवर्क से हैं, जो तालिबान के हेड हैं। और बहुत से दफ़े ये भी हुआ है कि जहाँ पे तालिबान को नहीं करना था अटैक, तो हक्कानी नेटवर्क ने इनके साथ करवाया है, ISIS से करवाया है। ISIS खुरासान जो है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उसका जो हेड है वो पहले हक्कानी नेटवर्क में था, वहीं से है। ज़्यादातर लड़के जो हैं ISIS में अफ़गानिस्तान में जो हैं वो पहले तालिबान में थे। तो ये सब मिले जुले हैं। जो काम तालिबान अपने नाम से नहीं करता वो हक्कानी नेटवर्क करता है। इसके पीछे ISI ने इस तरह से बनाया है। वहाँ पे जो ISIS का भी जो ग्रुप है, किसने किया क्या किया ISIS पे डाल दिया जाता है बहुत सी बातें। ISIS भी मौजूद है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ISIS नहीं है, और ISIS की भी लड़ाई है इनसे। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो सीक्रेट हैं, किसने किए क्या किए। देखिए 2 चीज़ें होंगी, इसका रिज़ल्ट ये होगा, जो भागने की कोशिश कर रहे थे हज़ारों अफ़गान जिनको तालिबान रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके लिए मुश्किल हो गई। दूसरी बात यह कि उन्होंने एक ये वार्निंग भी है अमेरिकन को कि जल्दी खाली करो 31 तक, नहीं तो हम वी कैन
और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरीके से मुझको तो लगता है कि इसमें ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। एक और अहम खबर, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके के लिए जिम्मेदार ISIS समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों को खबरदार किया है। जो बाइडेन ने एक बयान जारी किया और इसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमले में अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर मुश्तइल जो बाइडेन ने कहा कि ना तो हम इसे भूलेंगे ना ही माफ करेंगे, अब हम शिकार करेंगे और उन्हें इन अमवात की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि हम अमेरिकी शहरियों को अफगानिस्तान से बचाएंगे, हम अपने अफगान इत्तेहादियों को निकालेंगे, हमारा मिशन जारी रहेगा। सदर जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाले हमलों में हलाक होने वाले अमेरिकी सर्विस के एहलकार हीरो थे। Military, whatever they need, if they need additional force, I will grant it. But the military, from the chairman of the Joint Chiefs, the commanders in the field, have all contacted me one way or another, usually by letter, saying they subscribe to the mission as designed to get as many people out as we can within the time frame that is allotted. They're not good guys, the Taliban. I'm not suggesting that at all. But they have keen interest. As many of you have been reporting, they very much would like to figure out how to keep the airport open. They don't have the capacity to do it. They very much are trying to figure out whether or not they can maintain what is a portion of an economy that has become not robust but fundamentally different than it had been. वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान से इनखला की निगरानी करने वाले अमेरिकी जनरल का कहना है कि अगर काबुल हवाई अड्डे पर हमले के मुजरिम मिल गए तो अमेरिका उनका पीछा करेगा। जनरल केनेथ फ्रैंक मैकेंजी के मुताबिक काबुल हवाई अड्डे पर अब भी सिक्योरिटी खतरात हैं। उन्होंने इस बात का भी अंदेशा जाहिर कर दिया कि काबुल एयरपोर्ट पर मजीद दहशतगर्दाना हमले हो सकते हैं। हम तवक्को करते हैं कि ये हमले जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान कमांडरों से कहा गया है कि वो इजाफी हिफाजती इक़दाम करें ताकि एयरपोर्ट के अहाते पर एक और खुदकुश बम धमाके को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वो इस बात का कोई इशारा नहीं देखते कि तालिबान ने जुमरात के हमलों की इजाजत दी है। The threat from ISIS is extremely real. We've been talking about this for several days. We saw it actually manifest itself here in the last few hours with an actual attack. We believe it is their desire to continue those attacks, and we expect those attacks to continue. And we're doing everything we can to be prepared for those attacks. That includes reaching out to the Taliban, who are actually providing the outer security cordon around the airfield, to make sure they know what we expect them to do to protect us. And we will continue to coordinate with them as they go forward. हिंदुस्तान ने काबुल बम धमाकों की शदीद मजम्मत की है। वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन के अहल खाना को ताज़ियत पेश की गई है। जख्मियों के लिए उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वजारत खारजा ने कहा है कि ये हमले दुनिया को दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत को तक़वियत देते हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे, तमाम तर इस वक्त का अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, कल जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाई दिया, जो धमाके हुए, उससे सब दहल कर रह गए हैं। हम आपसे पूरी तफसीलात चाहेंगे, किस तरह से अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कल शाम को हुआ है काबुल एयरपोर्ट के पास। पहले तो 2 धमाके हुए, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 60 के आसपास लोगों की जान चली गई है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसमें US फोर्सेस के भी 13 जवान शामिल हैं। ये उस वक्त धमाका हुआ जब वहां पर भीड़ इकट्ठा थी और वहां से रहे थे। भारत भी वहां से लगातार वहां पे इवैक्यूएशन कर रहा है। तो ऐसे में इस्लामिक स्टेट खुरासान, जो कि अफगानिस्तान में
अफगानिस्तान का जो एफिलिएट है ISIS का, उसने जिम्मेदारी भी ली है और शक भी उसी पर जताया जा रहा था। हालांकि इस तरह के इनपुट्स कल सुबह से ही मिल रहे थे कि एयरपोर्ट के आसपास इस तरह का आतंकी हमला हो सकता है। US, UK, ऑस्ट्रेलिया ने पहले से ही इस तरह के अलर्ट जारी किए थे, लेकिन शाम होते होते वहां पर फिर भी उस वक्त भीड़ थी। हालांकि एक राहत की बात यह है कि उस वक्त जो 140 सिख समुदाय के जो लोग थे, 160 माफ कीजिए, 160 सिख समुदाय के जो लोग वहां पर काफी टाइम से वेट कर रहे थे, वो समय रहते उनको वापस भेज दिया गया। वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन वहां पर उस वक्त अफगानी नेशनल की बहुत बड़ी भीड़ थी। हालांकि तालिबान ने कह चुका है कि कोई भी अफगान नागरिक जो है वो देश छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लगातार लोग कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद 2 जगह पे ये धमाके हुए हैं, एक एबे गेट के पास और एक बैरन होटल जो नजदीक में ही है। तो 2 धमाके 20 मिनट के अंदर हुए, जिसमें करीब 60 लोग बताए जा रहे हैं कि उनकी डेथ हुई है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी एक कड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेके उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि ISIS के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए तैयारी की जा रही है, प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है भारत का, वो फिलहाल कुछ टाइम के लिए उसको रोक दिया गया है टेम्पररी तौर से, जब तक वहां पर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती। हालांकि तालिबान का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि जो कल ब्लास्ट हुआ है वो उस जगह पे हुआ है जहां पर सिक्योरिटी का जिम्मा अमेरिका के पास था, यानी ब्लेम गेम भी शुरू हो चुका है वहां पे। ठीक है, इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब तालिबान के अंदर क्या लोग सुरक्षित हैं, या तालिबान क्या जिम्मेदारी लेगा उन तमाम जानों की जो कल इस धमाके में गई है। जी शैलेंद्र, ये जिस तरह से लगातार हालात बदलते हमें अपने पड़ोसी ममालिक में दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर हिंदुस्तान शुरू से कहता रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। हर मंच से हिंदुस्तान ने यही बात कही है और अब बिल्कुल हिंदुस्तान की ये बात सही होती नजर आ रही है। अभी भी अगर सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं आए तो कहीं ना कहीं ये बड़ा खतरे के तौर पर सामने आएगा। बिल्कुल, जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में पिछले 12 दिनों से बने हैं, उसके बाद हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको रोका नहीं जाएगा, लेकिन जो हालात अफगानिस्तान में बन चुके हैं, भारत भी लगातार कह रहा है, तमाम मुल्क भी लगातार कह रहे हैं, उनको इस बात का खदशा है कि कहीं अफगानिस्तान फिर से आतंकवाद पनाह देने वाली जमीन न बन जाए। भारत ये बात कह चुका है कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को वहां पर जगह न मिले। और वहीं रूस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो 2 दिन पहले बात हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि अब टेररिज्म और ड्रग मैनेज बढ़ सकता है, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर पाकिस्तान का रवैया भी हमने देखा है, और कल भी भारत ने इस धमाके की निंदा की है और बिना नाम लिए पाकिस्तान को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि न सिर्फ आतंकवाद बल्कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों पर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब तालिबान के आने के बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी का जिम्मा, वहां पर लोगों की जान बचाने का जिम्मा अब किसके ऊपर है, क्योंकि अब जब तालिबान वहां पर रूल करेगा और वहां पर फॉर्मली सरकार बनाने जा रहा है। और ISIS को लेके प्रेसिडेंट बाइडेन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट 20 अगस्त को सामने आया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि जो जेल ब्रेक्स हुए हैं, जो जेलों से लोग खाली कराए गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, जब तालिबान ने वहां पर टेक ओवर करना शुरू किया था, उस वक्त उन जेलों के अंदर इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी थे जो छूट गए। और माना जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने अंजाम दिया है। हालांकि अब ISIS ने इसको ऑफिशियली क्लेम भी कर लिया, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है एक आतंकी का जो इस धमाके में इन्वॉल्व था, वो उनका ये दावा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसके आगे क्या रेस्क्यू ऑपरेशन की कैसे चलाए जाएंगे, 31 अगस्त से पहले कैसे लोगों को वहां से वापस लाया जाएगा, भारत सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी। हालांकि कल ही ब्रीफ किया गया है कि अधिकतर इंडियंस को वापस लाया जा चुका है, लेकिन जो अफगान सिख्स हैं, जो अफगान हिंदूज हैं, उनको भी कैसे वापस लाया जाएगा, इसके पर भी विचार विमर्श अभी फिलहाल हो रहा है। जी शैलेंद्र, तो लगातार इन हालात पर हमारी भी नजर बनी हुई है, लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।
आसाम के दीमा हसाओ जिले के दोयांगमुख में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। DNLA मिलिटेंट ग्रुप ने यहां खड़े हुए 5 ट्रकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मिलिटेंट ग्रुप ने कल शाम देर गए उम्र अंगूश सीमेंट फैक्ट्री में कोयला और मवाद ले जाने वाले तमाम ट्रकों को जला दिया। जराये के मुताबिक सीमेंट फैक्ट्री और कोयले के ताजिर DNLA को भत्ता देने से इनकार करते रहे हैं, जिसके नतीजे में मिलिटेंटों ने यह हमला किया। पुलिस के मुताबिक 5 में से 3 लाशें पूरी तरह से खाकस्तर मिली। गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आसाम से ये एक अफसोसनाक खबर आई, अभी क्या कुछ तफसीलात? जी, ये ना अब पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। वहां पुलिस के मुताबिक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से ड्राइवर और हैंडीमैन है ट्रकों के, और करीबन 4 लोग पूरी तरीके से घायल है। तो ट्रक में सवार थे, तो 7 घायलों को होजाई हॉस्पिटल में लाया गया है। पुलिस के मुताबिक ये DNLA जो संदिग्ध उग्रवादी संगठन है, जो नए संगठन है वहां के, तो उनके जरिए ये अंजाम दिया गया है। और पूरे मामले के पीछे जो फिरौती मांगा गया था, जो पैसा से डिमांड था, दालमिया सीमेंट जो पूर्वोत्तर के सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग है, दालमिया भारत सीमेंट, उनके जो कारखाना है उमरांशु में, वहां पे एक्सटॉर्शन नोट दिया गया था। और जो कोयले के व्यापारी है, जो सीमेंट फैक्ट्री तक कोयला लाते हैं, उनको भी डिमांड नोट दिया गया था। तो शायद पैसा के जो ना देने के वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी करीबन इस साल के पहले तरफ 6 संदिग्ध DNLA उग्रवादियों को वहां पे मार गिराया गया था। तो DNLA जो डिमा हसाओ इलाके में वो अभी सक्रिय है और इन जगहों में काफी अपना जो प्रभाव रखते हैं। तो पुलिस अभी वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन, जो उनके जो कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां पे शुरू है। और इस घटना में देखिए, एक चीज है कि जो वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी है, घटना के जो इस पूरे हमले में वो बच गए, तो उनके मुताबिक करीबन 6 से 7 उग्रवादी वहां आए थे। पहले ट्रकों में अंधाधुंध गोली बरसाया गया और उसके बाद एक के बाद एक पूरे ट्रक्स को आग के हवाला कर दिया गया था। जी निलॉय, तो बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार वहां पर क्या हालात है उससे हम बाखबर करवाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बेहद अहम खबर, डॉक्टर कफील खान पर फ़िक़्रवाना कशीदगी फैलाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत दी है। डॉक्टर खान के खिलाफ दर्ज FIR को कालअदम करार दे दिया गया है। डॉक्टर कफील खान के खिलाफ जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई को भी खत्म करने का हुक्म दिया है। डॉक्टर कफील खान पर AMU में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और फसाद फैलाने का इल्जाम था। चलिए इसी देर करेंगे लखनऊ का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत मिल गई है और जिस तरह से लगातार हम पहले भी उनके बयानात देखते रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें अदालत पर पूरा यकीन है, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हाँ, ये ना बड़ी खबर है। और देखिए, आपने पहले भी ये खबर नाज़रीन तक पहुंचाई है और एक बार फिर बता दें कि उन्होंने खुशी का इजहार किया है और ये कहा है कि ये जीत है उन लोगों की जो आईन और कानून में यकीन रखते हैं, हिंदुस्तान के दस्तूर में यकीन रखते हैं। तो देखिए, बड़ी राहत के लिए उनको। और एक अहम बात ये भी है कि ये जो इश्तियाल अंगेजी का मामला था, उसको कलअदम करार दिया गया है। जाहिर है कि किसी भी शख्स के लिए ये बड़ी राहत होती है कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं अगर गलत हो और वो साफ हो जाए, तो उसकी जो एक इमेज है वो उभर कर सामने आती है। एक अहम मामला ये भी है कि संदास को सस्पेंड किया गया था और एक ही शख्स को 2 दफा सस्पेंड किया जाना, ये भी अपने आप में बड़े चौंकाने वाला अमल था। उसके सिलसिले में भी आइंदा 31 तारीख को फैसला आना है। तो अब देखना यही है कि उस फैसले में क्या होता है। हालांकि उनके साथ जितने लोगों को सस्पेंड किया गया था, उन्होंने सभी ने ज्वाइन कर लिया है। अभी कफील अहमद वाला ही मामला बाकी है। तो वो उन्होंने इस बात पर भी उम्मीद जाहिर की है कि ये फैसला भी उनके हक में आएगा। जी तारिक कमर, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।